नमस्कार, स्वागत है आपका सरोकार में। मैं हूं अमृता राय। सरोकार में आज बात करेंगे 16 साल तक सामाजिक सरोकार की लड़ाई लड़ने वाली इरोम शर्मिला चुनावी राजनीति में क्यों फेल हो गईं। मणिपुर चुनाव में इरोम शर्मिला को महज 90 वोट हासिल हुए। उनकी पार्टी के 2 और प्रत्याशियों की भी जमानत जब्त हो गई। इसके बाद उनके विरोधियों ने ये बहस चलाई कि इरोम का करिश्मा सिर्फ मीडिया जनित करिश्मा था। तो क्या वाकई में उनमें राजनीतिक दांवपेच की कमी थी जिससे वो जनता का विश्वास नहीं जीत पाई? क्या ईमानदार जन संघर्षों से जुड़ी शख्सियतों के लिए चुनावी राजनीति में जगह नहीं है? क्या संकल्प और प्रतिबद्धता राजनीति में सफल होने के लिए पर्याप्त नहीं है? सिविल सोसाइटी एक्टिविज्म और चुनावी राजनीति के बीच खाई इतनी बड़ी क्यों है? क्या चुनावी राजनीति में सफलता के लिए किसी खास मुद्दे से जुड़ा आंदोलन पर्याप्त नहीं होता? आखिर लोग अपने नेताओं से क्या अपेक्षा रखते हैं? आज सरोकार में बात करेंगे कि आखिर क्या वजह है कि सामाजिक आंदोलनों से जुड़े लोग राजनीति में सफल नहीं हो पाते। और आज इस बहस में शामिल होने के लिए हमारे साथ हैं हर्ष मंदर। आप सामाजिक कार्यकर्ता हैं, लेखक हैं। आप दंगा पीड़ितों और बेघर व्यक्तियों के अलावा सड़क के बच्चों के साथ काम करते हैं। हमारे साथ हैं जेएनयू में सेंटर फॉर पॉलिटिकल स्टडीज़ में एसोसिएट प्रोफेसर मणिंद्र नाथ ठाकुर। हमारे साथ हैं पीवी राजगोपाल। आप संस्थापक हैं एकता परिषद के। आपकी संस्था राष्ट्रीय स्तर पर भूमि और वन अधिकारों के लिए काम करती है। हम कह सकते हैं कि किसानों और आदिवासियों के बीच में आप काम करते हैं। और इसके अलावा बिजनेस स्टैंडर्ड में सीनियर एसोसिएट एडिटर नितिन सेठी हमारे साथ हैं। आपने मणिपुर पर एक अच्छी रिपोर्ट तैयार की है। और इसके अलावा हमारे साथ हैं सामाजिक कार्यकर्ता मेधा पाटकर। आप सालों से नर्मदा बचाओ आंदोलन से जुड़ी रहीं और पिछले दिनों आपने चुनाव भी लड़ा। इसके अलावा यहाँ पर दिल्ली की युवा जनता है जो सामाजिक सरोकारों से जुड़े लोग जो काम कर रहे हैं उनका राजनीति में आने पर क्या हश्र होता है, इसके बारे में आप लोगों से सवाल जवाब करेगी। लेकिन अपनी चर्चा में आगे बढ़ें उससे पहले देखते हैं हमारी एक रिपोर्ट। Right now, I want to quit fighting any type of elections. ये हताशा का बयान है। 16 साल तक लगातार अनशन से विश्व विख्यात हुई इरोम शर्मिला जब चुनाव मैदान में उतरी तो मतदाताओं ने उनकी पूरी अनदेखी कर दी। मणिपुर की थौबल सीट पर उन्हें सिर्फ 90 वोट मिले। सशस्त्र बल विशेष अधिकार कानून के दुष्प्रभावों से राज्य के लोगों को बचाने के लिए उनकी अनूठी लड़ाई का मतदाताओं ने ये सिला दिया। दरअसल 2 नवंबर 2000 को इम्फाल के पास मेलोम गांव में बम धमाके के बाद असम राइफल्स की जवाबी कार्रवाई में 10 लोग मारे गए थे। इस घटना के 2 रोज बाद इरोम शर्मिला अनशन पर बैठीं। उन्होंने सशस्त्र बल विशेषाधिकार कानून यानी आफ्स्पा को हटवाना अपना लक्ष्य घोषित किया। इरोम शर्मिला की भूख हड़ताल लगभग 16 साल चली। इरोम ने अपना अनशन पिछले साल अगस्त में तोड़ दिया और उसके बाद उन्होंने राजनीति में प्रवेश का ऐलान किया। लेकिन ये बात मणिपुर के लोगों को शायद पसंद नहीं आई। इसी का इजहार चुनाव नतीजे में हुआ। इरोम शर्मिला की पार्टी पीपुल्स रिसर्जेंस एंड जस्टिस अलायंस के सभी 3 उम्मीदवारों की जमानत जब्त हो गई। तो क्या इरोम शर्मिला ऐसे मकसद के लिए संघर्ष कर रही थी जिसे मणिपुर में जन समर्थन हासिल नहीं था, या लोगों को विधानसभा में जाकर लड़ाई आगे बढ़ाने का उनका इरादा पसंद नहीं आया? चुनाव में इरोम के हश्र से कई और अहम सवाल उठे हैं। आखिर सिविल सोसाइटी एक्टिविज्म और चुनावी राजनीति के बीच खाई इतनी चौड़ी क्यों है? ईमानदार जनसंघर्षों से जुड़ी शख्सियतों के लिए चुनावी राजनीति में जगह क्यों नहीं बन पाती? अगर कोई सामाजिक कार्यकर्ता चुनाव हार जाता है तो क्या ये मान लेना चाहिए कि उसका संघर्ष नाकाम रहा? सिविल सोसाइटी के आंदोलन जिन मुद्दों को उठाते हैं, क्या वे राजनीति में सफलता के लिए काफी नहीं है? आखिर लोग अपने नेताओं से क्या अपेक्षा रखते हैं? राजनीति में नाकाम होने वाले सामाजिक कार्यकर्ताओं की सूची लंबी है, मगर इनके अपवाद के रूप में अरविंद केजरीवाल मौजूद हैं। ये सोचने की बात है कि आखिर उन्होंने उन रुकावटों को कैसे तोड़ दिया जिनसे पार पाने में बाकी सामाजिक कार्यकर्ता विफल रहे हैं।
मैं अपनी चर्चा की शुरुआत नितिन आपसे करना चाहती हूँ। आपने एक लंबी रिपोर्ट लिखी इरोम शर्मिला के हार के कारणों पर जी। लेकिन मैं ये जानना चाहती हूँ कि जो इरोम शर्मिला लड़ाई लड़ रही थी, क्या वो एक ऐसे उद्देश्य के लिए संघर्ष कर रही थी जिसको आम जनता का समर्थन हासिल नहीं था, इसलिए उनकी हार हुई? क्या ये भी कहा जा सकता है? नहीं, मेरे ख्याल से ऐसा कहना, अगर मैं थोड़े क्रूर शब्दों का इस्तेमाल करूं, वही डिस्क्रिमिनेशन और रेसिज्म दिखाता है जो हम लोग वैसे मणिपुर के अगेंस्ट और नॉर्थ ईस्ट उत्तर पूर्व के लोगों के खिलाफ दिखाते हैं। ये मानना कि कोई आदमी अपना जीवन या कोई भी महिला अपना जीवन सुखद तरीके से नहीं जीना चाहती और मौका मिलने पे वोट नहीं देगी, ऐसा या लड़का कोई नहीं देगा, एक तरीके से हम अपने आप को किसी से बेहतर बता रहे हैं कि उनको समझ नहीं है कि वो क्या कर रहे हैं। तो मुझे कोई तर्क इसमें दिखता नहीं है, कुछ समझ नहीं दिखती, कोई मॉरलिटी नहीं दिखती कि आप दूसरे के डिसीजन को इस तरीके से सवाल उठाएं। सवाल उठाने का तरीका यह है कि क्या हम जो बाहर से देख रहे थे कि मणिपुर में क्या हो रहा है, और इसमें मैं आई थिंक मेरे ख्याल से पत्रकारों को ज़्यादा इसमें नाम लेना चाहूँगा कि हम लोग जो बाहर से देख रहे थे, क्या हमारे पास कोई नज़रिया नहीं था मणिपुर को समझने का? क्या जो बाकी बुद्धिजीवी मणिपुर को समझने का कुछ लोग जो प्रयास कर भी रहे थे, क्या हमारी क्षमता नहीं थी कि समझने की मणिपुर में हो क्या रहा है? नहीं, लेकिन और हम हमने ये कोशिश बात भी नहीं करी कि करना नहीं। चाह रहे हैं कि मणिपुर में क्या हुआ, हम ये बात करना चाह रहे हैं कि इरोम शर्मिला असफल क्यों हुई। तो उसके 3-4 बहुत सिंपल कारण है। जो इरोम शर्मिला हम दिल्ली में बैठ के मानते हैं वो इरोम शर्मिला नहीं है। इरोम शर्मिला हम बहुत बार भूल जाते हैं कि 16 साल जो उन्होंने किया, उसके आखिर के समय में वो नहीं करना चाहती थी। उनकी भी इच्छा थी कि वो एक निजी जीवन जिए। आखिर मोमेंट पर उन्होंने डिसाइड किया मैं निजी जीवन नहीं जीना चाहती, मैं ये भी प्रयास नहीं करना चाहती, मैं पॉलिटिक्स में उतरना चाहती हूँ। उन्होंने वो डिसाइड किया। लोगों को नहीं समझ आया कि आप अचानक उठ के आए और बोले 3 कैंडिडेट में लेके आ रही हूँ और 3 कैंडिडेट से पूरा चक्रव्यूह तोड़ दूंगी। तो लोगों को लगा नहीं तोड़ सकती। 2 बच्चे मिल के एक इरोम के साथ पूरा पॉलिटिक्स का चक्रव्यूह नहीं तोड़ सकते। वो मणिपुर के लोगों ने देखा और मेरे ख्याल से मणिपुर के लोगों ने एक अच्छा जजमेंट दिया, क्योंकि अगर आप देखें उसके बाद इरोम ने क्या किया, जब वो हार गई तो उन्होंने कहा मैं अपने निजी जीवन में वापस जा रही हूँ। तो अगर लोगों को वहां पे विश्वास होता कि ये तोड़ सकती हैं, इसमें से कोई फर्क नहीं पड़ता कि उन्होंने जो 16 साल जो मुहिम छेड़ी है वो एक अपनी जगह थी, पर वो उस मुहिम से थक गई थी। उस मुहिम में उनको पेडेस्टल पे बिठाने के लिए बहुत लोग थे उनके साथ। आंदोलन और उनके संघर्ष का महत्व तो है, लेकिन क्या आम जनता उनके साथ थी? क्या इस संघर्ष में आम जनता उनके साथ थी? अभी भी हैं जी। पर नेता के तौर पे अगर आप चक्रव्यूह तोड़ना चाह रहे हैं तो चक्रव्यूह तोड़ने के लिए मुझ जैसा आदमी नहीं चलेगा। उसके लिए आपको एक अर्जुन चाहिए, कोई ऐसा आदमी चाहिए जो तोड़ सकता है चक्रव्यूह। जी, मैं मेधा पाटकर जी के पास जाना चाहती हूँ। मेधा पाटकर जी, क्या ये जो इरोम शर्मिला की हार हुई है, क्या इसे इस रूप में देखा जा सकता है कि ये आफ्स्पा को हटाने की जो उनकी मांग थी वो भी इस हार के साथ साथ खत्म हो जाएगी? मुझे बिल्कुल ऐसा नहीं लगता, क्योंकि लोग, मतदाता, सामाजिक मुद्दे, सामाजिक जन आंदोलन जो भी राजनीतिक होते हैं, लेकिन निर्दलीय राजनीतिक होते हैं, गैर चुनावी राजनीतिक होते हैं। क्या आप सुन सकती हैं? जी जी, क्या आप सुन रही हैं? जी बिल्कुल। हाँ, तो उसको और दलीय या चुनावी राजनीति को अलग तरीके से देखते हैं। अगर कल आफ्स्पा के अत्याचारों के बलि फिर से होना चालू हुआ, जो आज भी अत्याचार जारी है ही, तो वो इरोम शर्मिला के ही पास आएंगे, उनका ही नेतृत्व चाहेंगे। दूसरी बात यह है कि इरोम शर्मिला को समय ही नहीं मिला, उन्होंने समय लिया ही नहीं। इतने दिन वो कट ऑफ थी, लोगों के बीच में जाना, उनको 16 साल में वो कैसे बदले हैं, समाज कैसे बदला है, ये देखना, उनसे संवाद करना, उनके भावनाओं को भी शेयर करना, ये सब हुआ नहीं। और अचानक एकदम मैं मुख्यमंत्री बनूंगी, यहाँ तक की बात शायद लोगों को अतिशयोक्ति की लगी और वो कभी नहीं हासिल कर पाएगी। ऐसी मंजिलों का सोचने लगी है क्या, ये सवाल शायद लोगों के मन में आया जी। और बहुत सारे मुद्दे जो राजनीतिक प्रक्रिया का हिस्सा है, आज एथनिक है, जातीय है, सांप्रदायिक है और साथ साथ पैसे का बाजार का खेल है, उसमें इरोम शर्मिला क्या बहुत सारे जन आंदोलनों के साथी हार जाते हैं। नहीं, वो
हारे तो भी मेधा जी, चलेगा। मेधा पर जी, उन इसी के मुद्दों पर साथ मैं ये भी जीतेंगे सवाल नहीं। करना चाहती हूँ कि आप भी चुनावी राजनीति में उतर चुकी हैं। आपके संघर्ष को लोग बहुत सम्मान की नज़र से देखते हैं, लेकिन चुनावी राजनीति में भी आपको सफलता नहीं मिली। आप भी उसी असफलता की कड़ी में देखी जाती हैं। तो आप इस हार से क्या संदेश देखती हैं? मैं वही कह रही थी कि केवल 90 जैसे वोट्स तो नहीं मिले मुझे, 75,000 से ज़्यादा वोट मिले, 70,000। लेकिन ये निश्चित है कि हमने देखा कि जिन गरीबों में हम काम कर रहे हैं उनसे ज़्यादा मुझे मध्यम वर्गीयों के वोट मिले, गुजरातियों के वोट मोदी जी के पक्ष में गए। और साथ साथ ये भी कि हमने कोई एक बैनर नहीं लगाया, हमने करोड़ों रुपए रथ बनाकर खर्चे नहीं किए, हम लोगों ने कम से कम खर्च किए, जिसके हिसाब इलेक्शन कमीशन के नियमों के कारण वॉलंटरी डोनेशन होगा तो भी उसको कार के पेट्रोल के हिसाब से गिनते हैं। इस प्रकार से सब बातें, देयर वाज नो लेवल प्लेइंग फील्ड एट ऑल। और उस समय तो मोदी जी की हवा भी चल रही थी, अभी भी शायद उन्होंने जारी रखी है तूफानी रूप से। लेकिन ये निश्चित कि हमारे मुद्दे और हमारे कार्य से ही केवल चुनावी वोटों के हासिली का मुद्दा नहीं बनता है। लेकिन मेधा जी, मैं ये जानना चाहती हूँ, आपने ईमानदारी से चुनाव लड़ा, आप संघर्षशील महिला के रूप में पूरे देश में जानी जाती हैं। आपकी ईमानदारी, आपके संकल्प, आपके संघर्ष को क्या जनता ने एक्नॉलेज किया, आप ये मानती हैं? या फिर आपने असफलता के बाद अपने तौर तरीके कुछ बदले? आप क्या मतलब इस असफलता के बाद आपने क्या सबक लिए इसमें? सबक यही था कि लोग हमें जन संघर्ष और जन आंदोलनों की राजनीति को ही आगे बढ़ाने में लगे रहना चाहते हैं। और दूसरा कि वो लोग जिन्होंने वोट दिए वो फिर पछताते हैं। और तीसरा कि नैतिकता से चुनाव लड़ने से आप जीते या हारे, आपका जो एक दायरा है सामाजिक कार्य का ही नहीं तो एक दृष्टि है, उसमें कोई बदलाव आता नहीं है। कोई समझौते करे बिना आप अपना अपना कार्य जारी रख सकते हैं। और चुनावी राजनीति को अछूत मानने की ज़रूरत नहीं होते हुए भी आपने चुनना चाहिए जन आंदोलनों की राजनीति जिसमें आप माहिर हैं। जी, एक और सवाल मैं अपने दूसरे मेहमान पर जाऊं, उससे पहले मैं जानना चाहती हूं आपसे कि आपने कहा कि चुनावी राजनीति को अछूत नहीं मानना चाहिए, तो क्या आप आने वाले दिनों में फिर से चुनाव में उतरने के लिए कुछ सोच रही हैं, या कोई आपकी योजना है, या फिर आपने अपनी दिशा को मोड़ लिया है और अब आप जन संघर्षों और जन आंदोलनों की तरफ ही ज़्यादा काम करेंगे और उसी को मजबूत बनाने का काम कर रही हैं? नहीं, मैंने मोड़ नहीं लिया है, जो पहले से चल रहा था वही चल रहा है। और वो जन संघर्षों की राजनीति थी और उसमें ही लगे रहना हमारा मकसद था। और मैं तैयार भी नहीं थी शुरुआत में। बहुत सारी बहस के बाद हम कई लोगों ने मिलकर जो निर्णय लिया था, पर हमको लगा जिस भी पार्टी के द्वारा हम चुनाव में उतरना तय किए, उन पार्टी के भी जन आंदोलनों से रिश्ते और भक्कम होने चाहिए थे, और पारदर्शी और सहभागिता के होने चाहिए थे, और जनतांत्रिक होने चाहिए थे। तो अगर जनीय राजनीति को ऐसे ही समझौते के साथ ही पेश आना पड़ता है तो फिर उसके बदले में हम लोग जन आंदोलनों को ही लगे रहने। चुनावी राजनीति में अगर समझौते करने पड़ते हैं तो हम जन आंदोलनों में लगे रहें, ये हमने चुना। और हमने देखा कि जाति, मजहब और धार्मिक या जातीय संगठन कितने सारे प्रभाव डालते हैं, जो उत्तर प्रदेश में भी हुआ है और मणिपुर में भी एथनिक कॉन्फ्लिक्ट्स का जरूर प्रतिबिंब गिरा होगा। तो मुझे लगता है कि हमने कोई रास्ते बदलने की जरूरत ही नहीं। अगर हम अंदर जाते हैं तो भी हम संघर्ष ही करते, बाहर भी संसद बाह्य संघर्ष हम लोग प्रभावी रूप से करने में जरूर राजगोपाल जी, मैं आपके पास आना चाहती हूँ। आप भी एक तरह का जन आंदोलन चला रहे हैं किसानों के मुद्दे पर और आदिवासियों के मुद्दे पर। क्या आपको लगता है कि आंदोलनों की सफलता राजनीति से जुड़ी हुई है या उससे अलग देखी जानी चाहिए? हम सब लोग जब सामाजिक क्षेत्र में आए तो इसलिए नहीं आए कि दूसरा चॉइस नहीं था। आप बिजनेसमैन भी बन सकते हैं, आप राजनीति में भी जा सकते हैं। ये बहुत ही सोच समझ के आप एक लाइन चुनते हैं ज़िंदगी में कि देखिए आपको सामाजिक आंदोलनों से जुड़ना है। और सामाजिक आंदोलनों से सिर्फ इसलिए नहीं जुड़ना है कि सामाजिक आंदोलनों को ताकतवर बनाना है, लेकिन हमको लगता है कि इस देश में राजनीति में जो गिरावट आई है उसको सुधारना भी एक काम है। इसलिए जो व्यक्ति सामाजिक आंदोलनों का रास्ता चयन किया है उनको रास्ता बदलने की ज़रूरत नहीं है।
क्योंकि इस भूमिका की बहुत जरूरत है। नहीं, आपने कहा कि राजनीति में गिरावट आई है और उसको भी बदलने की जरूरत है और सामाजिक आंदोलनों के जरिए दिशा दिखाई जा सकती है। लेकिन अक्सर होता यह है कि जो सामाजिक आंदोलनों में जो मुद्दे उठाए जाते हैं, राजनीतिज्ञ उसको ले लेते हैं या उसको अपना मुद्दा बना ले लेते हैं और सफल हो जाते हैं और सामाजिक आंदोलन उसी तरह चलते रहते हैं। लेकिन आप देखें पिछले दिनों में इस देश में जो अच्छे अच्छे कानून बने हैं वो सब तो आखिर ये जन आंदोलनों का ही तो रिजल्ट है। इसलिए जन आंदोलनों की एक भूमिका समाज में है और जन आंदोलनों के अब इरोम शर्मिला हार गई, इसका मतलब नहीं है कि इरोम शर्मिला इरेलेवेंट हो गई। कि अब जैसे मेधा ने कहा कि जब लोगों को परेशानी होगी वो इरोम शर्मिला के पास आएंगे, क्योंकि जनमानस लोगों को कुछ बॉक्स में देखते हैं। वो देखते हैं कि ये पॉलिटिकल पार्टी के लोग हैं, ये जन सेवक है, तो वो जन सेवकों से उम्मीद ये करते हैं कि वो जनता की सेवा करें और जहाँ जहाँ उनकी समस्या उसको उठाने में मदद करें। तो अचानक आप रोल शिफ्ट करने से जनमानस में परेशानी हो जाती है कि उनको समझ में नहीं आता कि आपने अचानक रोल शिफ्ट क्यों कर दिया, आपने जो रोल अपना तय किया था उसको कंटिन्यू क्यों नहीं कर रहे। इसलिए मुझे लगता है ऐसा भी नहीं है कि कई बार अब जयप्रकाश जी के आंदोलन में लगे हुए कितने लोग चुन के आए, ठीक है, ऐसा नहीं है कि जन आंदोलनों में लगे हुए लोग कभी जीतते नहीं है, जीतने की इतिहास हमारे देश में है। लेकिन नहीं, उसका कोई अलग क्राइटेरिया है क्या सफलता का? क्योंकि आप कह रहे हैं कि अचानक से शिफ्ट होने से लोग परेशान होते हैं या चौंकते हैं, तो फिर क्या करना चाहिए? ऐसे जन आंदोलनों में लगे हुए लोग जो समाज की भलाई के लिए काम कर रहे हैं या सामाजिक मुद्दों को लेकर संघर्ष कर रहे हैं, उनको लगता है कि वो राजनीति में आएंगे तो एक और अच्छा बदलाव ले आ सकते हैं समाज में, वो क्यों नहीं राजनीति में आए? ये जन आंदोलन दबाव के राजनीति है। आप जो राजनीति में जो गिरावट है उसको सुधारने के लिए आपको वहां जाने की जरूरत नहीं है। अगर आपके जन आंदोलन या पीपल्स वॉइस को आप ज़्यादा बड़ा कर सकें और नेताओं को कंट्रोल में, जयप्रकाश जी ने भी जो कहा कि ये सत्ता एक हाथी है, इसको निरंतर कंट्रोल करने वाले अगर जन संगठन नहीं है, पीपल्स पावर नहीं है, ये तो रास्ते से भटक जाएंगे, तो वो तो अन्याय कर सकता है। तो इसलिए हम लोग जो रास्ते पर आए हैं वो ये जन संगठन और जन आंदोलनों के लोग हैं और सत्ता को नियंत्रित करना भी हमारा काम है। सत्ता के अंदर नैतिक मूल्यों को प्रतिष्ठित करना भी हमारा काम के बारे में आप क्या कहेंगे? किसके बारे में? मौजूदा राजनीतिक स्थिति के बारे में क्या? यहाँ भी गुंजाइश है। इसका मतलब नहीं है कि आप अचानक हार मान लेंगे, क्योंकि ये हमने कितने बार देखा। आप इमरजेंसी के समय नहीं देखा कि जन आंदोलनों को कुचलने का कोशिश हुआ, जन आंदोलनों को कमजोर करने का कोशिश किया, अभी भी चल रहा है। तो मुझे लगता है कि आप उससे निराश होने की जरूरत नहीं है। आप जो रास्ता चुना है उसको आप ज्यादा शार्प बनाइए। आप रास्ता बदलेंगे तब प्रॉब्लम है। जो जिस रास्ते पर आए उसको और शार्प बनाइए और ज्यादा व्यापक बनाइए, ताकि समस्याओं का हल उससे आप, क्योंकि आप उसमें एक्सपर्ट हैं, जी जी जी, उसमें आप रास्ता तलाशिए रेदर देन अचानक दूसरे रास्ते पर, वहां पे एक्सपर्ट आए नहीं। जी हर्ष मंदिर साहब, राजगोपाल जी का ये कहना है कि रास्ता बदलने से रास्ता नहीं निकलेगा, जिस रास्ते को आपने चुना है उस पर आगे बढ़ते जाइए और उन आंदोलनों को और ज़्यादा व्यापक बनाइए। जब अम्बेडकर या मेधा पाटकर या फिर इरोम शर्मिला जैसे लोग जो कि जन संघर्षों से निकले हुए लोग हैं, वो जब राजनीति में आते हैं तो क्या उनके मुद्दे बहुत सीमित होते हैं? इस वजह से भी कई बार उतनी व्यापक सफलता नहीं होती है जितनी कि राजनीति में, और दूसरे बहुत सारे कारणों की वजह से लोग जीत जाया करते हैं। देखिए, जो सवाल आपने इस बातचीत में उठाई है, मैं समझता हूँ बहुत अहम है और बहुत जटिल भी है। और जो भी बातचीत अभी तक मैं सुना हूँ उससे कई चीज़ों से इत्तेफाक है, लेकिन मुझे फिर भी लगता है कि मैं पूरी तरह से साफ नहीं हूँ कि क्यों सामाजिक न्याय के लिए लड़ने वाले लोग राजनीति में प्रायः सफल नहीं हुए हैं। इसका जवाब कोई सरल नहीं है, लेकिन मैं मानता हूँ कि बदलाव और न्याय, और जो हम मानते हैं कि अभी एक नफ़रत की राजनीति, लोगों को बांटने की जो राजनीति है, या असमानता जो हम देखते हैं बढ़ता जा रहा है, या अन्याय अलग अलग तरीक़ों से दलितों के खिलाफ़ या आदिवासियों के खिलाफ़, इन सब के खिलाफ़ लड़ने के बहुत सारे तरीके हैं। मैं मानता हूँ कि हमारे जो इलेक्टोरल सिस्टम है, एक्चुअली उसकी कमज़ोरी रही है कि इन मुद्दों पे वो उतना प्रभावी तौर पे काम नहीं कर पाया है, और सामाजिक आंदोलनों ने ही इन पर ज़्यादा आवाज़ उठाई है और सामाजिक बदलाव में भी इनकी भूमिका बहुत रही है। तो जब हम मानते हैं कि ये राजनीतिक रूप से असफल हुए हैं, तो राजनीतिक
राजनीति की हमारी समझ क्या है, उसको उसकी हम परिभाषा को भी हम लोगों को नहीं मतलब मैं चुनावी राजनीति के संदर्भ में इसको बात चुनावी कर रही हूँ। राजनीति में असफलता, इरम शर्मिला को मैं मानता हूं कि इनफैक्ट अगर मुझे हिंदुस्तान में 10 सबसे जो महान जीवित व्यक्तियों में अगर चुनना पड़े तो मैं इरम शर्मिला का नाम ज़रूर लूँगा, क्योंकि दुनिया के इतिहास में ऐसा व्यक्ति नहीं है जिन्होंने 16 साल अहिंसक आंदोलन उस तरह से लड़ा कि अहिंसा का तरीका लड़ने का ये है कि आप एक बहुत बड़े अन्याय का सामना कर रहे हैं अपने आप को कष्ट देके, और अपने आप को इतनी तकलीफ देकर भी उन्होंने ये लड़ाई लड़ी। इतनी तकलीफ देकर, इतने संघर्ष करके वो चुनाव मैदान में उतरी और उन्हें लगा कि जनता का समर्थन हासिल होगा, लेकिन जनता ने उनको एक तरह से नकार दिया। अब इसके संदेश क्या देखते हैं आप? कल को अगर दूसरे विपक्षी राजनीतिक दल ये कहने लगे कि दरअसल नहीं चाहते हैं लोग कि आफ्स्पा जैसे कानून को हटाया जाए, अगर इस तरह की दलील दी जाए और उसका सतही सरलीकरण कर दिया जाए, तो कैसे उसका मुकाबला किया जाएगा? देखिए, मणिपुर में जो लोग अभी सत्ता में चुने गए थे वो बहुत ज़्यादा भ्रष्टाचार के लिए जाने माने हैं। अभी जो बहुत बड़े मंत्रिपरिषद में आए हैं, डिप्टी डीजीपी थे जिनके ऊपर आरोप था कि उन्होंने बहुत सारे ये इनकाउंटर किलिंग्स किए थे। तो ऐसा हम मानने लगे कि लोग चाहते हैं कि हमारे राजनीतिक भ्रष्ट हों और अन्याय करें। मुझे लगता है दैट्स अ सिंपल अंडरस्टैंडिंग। लेकिन राजनीति, जो चुनावी राजनीति का एक स्वरूप बना है जिसमें मुझे लगता है कि लोगों के जो शोषित व्यक्ति के जो मुद्दे हैं वो किसी तरह से इलेक्टोरल पॉलिटिक्स के माध्यम से लड़े ही नहीं जा पा रहे हैं। ये बड़ी विडंबना है और इस विडंबना का मेरे सामने कोई हल नहीं है। मैं अपने आप को भी देखता हूँ कि मैं किन मुद्दों के लिए लड़ रहा हूँ, और राजनीति से बाहर खड़े रह के आप जब लड़ रहे हैं तो आपका प्रभाव बहुत सीमित रहा है। लेकिन मुझे लगता है कि उस कमज़ोरी के बावजूद भी एक नैतिक तौर पे लड़ना, उसके लिए अपने आप को स्वतंत्र रखना ज़रूरी है। लेकिन फिर आप उस तरह का जो सत्ता का प्रभाव, आप ये कह रहे हैं कि जन आंदोलनों का असल में प्रभाव देखना है तो उनको राजनीति में उतरना पड़ेगा, लेकिन राजनीति में उतरने पर वो सफल नहीं होते, तो एक कॉन्ट्रडिक्शन है। मैं ठाकुर जी आपसे जानना चाहती हूँ, ये कॉन्ट्रडिक्शन क्यों है कि जब जनता ये जानती है कि हमारी ये मुद्दे हैं, हम उनसे पीड़ित हैं, परेशान हैं, बावजूद इसके जो लोग उन लड़ाइयों का नेतृत्व कर रहे हैं या उन लड़ाइयों के लिए संघर्ष कर रहे हैं, उनको चुनने के बजाय वो वैसे लोगों को चुन लेती है जो शायद उस संघर्षों को केवल मुद्दा बनाकर आगे बढ़ जाते हैं और उसमें बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रीब्यूट नहीं कर पाते हैं, या विपरीत भी कई बार हो जाता है उसका हश्र। 2-3 बातें समझ में आती हैं। पहली बात तो मणिपुर की जहाँ तक बात है, मणिपुर में जो सिविल सोसाइटी और पॉलिटिकल सोसाइटी है इसमें बड़ा डिफरेंस है। और जैसा पीवी ने कहा कि वो एक बॉक्स बना के चलते हैं। जैसे ही आप सिविल सोसाइटी से पॉलिटिकल सोसाइटी में जाते हैं तो कंफ्यूज हो जाते हैं कि ईमानदार आदमी था, अब इसमें क्यों आ रहा है, राजनीति में इसका क्या काम है। आप संभाल नहीं पाओगे राजनीति को, उनको कॉन्फिडेंस नहीं होता है कि ये आदमी राजनीति को संभाल पाएगा। पहली तो बात ये है। दूसरी बात बिल्कुल सही कहा सेठ साहब ने कि ये कॉन्फिडेंस होना कि आप जीत सकते हैं, आप जीत के चीज़ों को बदल सकते हैं, कि ऐसा अर्जुन है जो चक्रव्यूह को तोड़ सकता है। ये कॉन्फिडेंस होना भी बहुत ज़रूरी है, उसकी भी मुझे लगता है कमी वहाँ पे रही। लेकिन नॉर्मली जो पॉलिटिकल प्रोसेस है, मान लीजिए इरोम शर्मिला के अंदर कॉन्फिडेंस की कमी थी, लेकिन बाकी पुराने और भी बहुत सारे लोगों ने जन आंदोलनों से राजनीति में आने की और चुनावी राजनीति में आने की कोशिश की, चाहे अंबेडकर हो, चाहे मेधा पाटकर हो, या और भी बहुत सारे लोग, वो क्यों नहीं सफल हो पाते हैं? दूसरी तरफ केजरीवाल जैसे लोग क्यों सफल हो जाते हैं? उसमें मुझे एक विजडम किसी गाँव के आदमी ने दिया जब पिछली बार मैं चुनाव में घूम रहा था बिहार में। उसने कहा कि चुनाव के 3 स्टेजेस हैं। पहला स्टेज है चर्चा, दूसरा है पर्चा और तीसरा है खर्चा। तो ये लोग चर्चा में होते हैं। ये इरोम शर्मिला पूरी दुनिया भर में चर्चा में थी कि चुनाव में आ रही हैं। जो पर्चा का टाइम आता है तो आप कितने लोगों से मिल पाते हैं, कितने लोगों को आपने डायरेक्ट कांटेक्ट किया, कितने लोगों को आप इन्फ्लुएंस कर पा रही हैं। वहाँ मुझे लगता है आपको पूरा एक पार्टी स्ट्रक्चर, एक इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत होती है जो इनके पास नहीं होती है जनरली। और तीसरी चीज़ है खर्चा, जो आमतौर पर ये बात मीडिया में भी कम आती है मुझे लगता है कि आखिरी 2 दिन जो होता है चुनाव का, वो खर्चा ही मायने रखता है। वो खर्चा ही मायने रखता है। वो खर्चा इज नॉट सफिशिएंट कंडीशन बट अ नेसेसरी कंडीशन। वो आवश्यक है खर्चा, जरूरी नहीं कि उससे आप जीत जाएंगे, लेकिन वो खर्चा जरूरी है, बिना उसके आप मैदान में माने नहीं जाएंगे। मुझे लगता है ये तमाम लोग
मैंने फणीश्वरनाथ रेणु के चुनाव को बड़ा गौर से बचपन में देखा था। मुझे लगता था इसको क्यों नहीं वोट मिलता, उनको भी 1000 के आसपास वोट मिलता, कई बार वो खड़े होते थे। तो जो लोग बाद में मैंने लोगों से पूछा कि क्या होता था, वो कहते थे कि सब लोग चाहते थे उनको, सब लोग जानते भी थे, लेकिन खर्चे के टाइम में आके उनके पास कुल मिला के 2-3 हज़ार रुपये खर्च करने को होता था, तो उनको वोट बिल्कुल नहीं मिलता था। तो मुझे लगता है कि ये जो तो जनता खर्चे पे जाके ज़्यादा डिसाइसिव हो जाती है। हाँ, मुझे लगता है कि खर्चे आप में ये- 2 चीज़ें ये आती इस हैं। तरफ- खर्चे में 2 चीज़ें आती हैं। हाँ। एक तो जेन्युइन खर्चा है, हाँ। जो ऑयलिंग चाहिए, मशीन को ऑयल करने के जो खर्चा जेन्युइन चाहिए, मोबिलिटी के लिए जो खर्चा चाहिए, जो पॉलिटिक्स ऑफ इमेजिनेशन जो आजकल हो गया है उसको मैनेज करने के लिए खर्चा चाहिए। आपको मीडिया में बने रहना है, आपको जिस तरह का पोस्टर्स लाना है, जैसे स्लोगन्स लाना है, जो एक्सपर्टीज़ आजकल आने लगे हैं, कॉस्टली एक्सपर्टीज़ आने लगे हैं, उन चीज़ों पे मुझे लगता है कि खर्चे की ज़रूरत होती है। मैं जब खर्चा कहता हूँ इसका मतलब ये नहीं है कि जो उनको पैसे दिए जाने की बात होती है सिर्फ उसकी बात होती है, वो भी कई जगह हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है, उसके बारे में मुझे नहीं मालूम है। लेकिन आम तौर पे जो एक तरह से ये कॉन्फिडेंस देने के लिए कि हम भी पावरफुल हैं, हम मैनेज कर सकते हैं, ये कॉन्फिडेंस देने के लिए भी खर्च करने की जरूरत है, अपनी विजिबिलिटी को बनाए रखने के लिए भी खर्च करने की जरूरत होती है, वो इनके पास आमतौर पे नहीं होता है। ये दूसरी लेकिन बात मैंने दूसरा एक और उसी से जुड़ा सवाल पूछा था कि एक तो ये इरोम शर्मिला फैक्टर है, लेकिन दूसरी तरफ केजरीवाल फैक्टर है, जो आंदोलन से निकले और सफल होकर दिखा दिया उन्होंने, तो उसको कैसे आप देखते हैं? वो तीसरी बात यह है उसमें कि जब एक आंदोलन को राजनीतिक दल में बदलना है हाँ, तो उसकी एक तैयारी होनी चाहिए, हाँ। जो केजरीवाल जी ने बखूबी किया। इनफैक्ट आंदोलन के दरमियान ही इन्होंने इस तैयारी को किया कि कैसे इसको राजनीतिक दल में बदला जाए। उनके लोग कॉन्स्टिट्यूएंसीज में ऑलरेडी काम कर रहे थे, तमाम लोगों से संपर्क में थे, तो वो बदलने के लिए भी एक आपको टीम बनानी पड़ेगी, एक पूरा स्ट्रक्चर तैयार करना पड़ेगा। मुझे लगता है इरोम शर्मिला के पास ऐसा कोई स्ट्रक्चर नहीं था। जी जी। नितिन, आपको भी लगता है कि कहीं राजनीतिक दांवपेच में और रणनीतिक रूप से जो तैयारी रखनी चाहिए थी इरोम शर्मिला को, वो नहीं कर पाई, इसलिए भी उनका यह हश्र हुआ उनकी चुनावी राजनीति नहीं, का? वो तो मेरे ख्याल से सबको साफ है कि नहीं थी। मतलब कोई भी अगर मणिपुर, मैं भी मणिपुर जाता नहीं हूँ, पर मेरा थोड़ा परिवार वहाँ पे, इसलिए मुझे ज़्यादा पता चलता है, और ऐसा नहीं कि हम लोग ज़्यादा देखें। लेकिन आप एक चीज़ मणिपुर के खास और ऐसे इलाके जहाँ पे मिलिटराइज्ड गवर्नेंस है, वो आप एक चीज़ भूल जाते हैं। मणिपुर के लोगों को पूरा समझ आ गया है 50 साल में कि चाहे कोई भी सरकार हो, ढांचा सरकार का वही रहेगा, उस ढांचे के अंदर इलेक्शन होते रहेंगे। कोई भी आम मणिपुरी से आप बात करें, अगर उससे पूछें कि यहाँ पे एक चीफ मिनिस्टर बदलने से क्या यहाँ पे ये शांति हो जाएगी, सब बताएंगे कि ये केंद्र सरकार हमको ऐसे ही चलाना चाहती है और हम ऐसे ही चलेंगे। उनमें ज़्यादा समझ है कि उनके साथ जो हो रहा है असेंबली इलेक्शन, उसमें एक छोटा हिस्सा है। असेंबली इलेक्शन एक तरीके का नौटंकी है जो आपको करना है, क्योंकि आपकी उससे रोज़मर्रा की चीज़ें निकलती रहेंगी, क्योंकि पूरा ढांचा बदलने के लिए इससे बहुत ज़्यादा बड़ी चीज़ करनी पड़ेगी। और वो इसलिए क्योंकि मणिपुर का रिश्ता बाकी भारत से लेकिन बहुत वो अलग जो आप है। कह रहे हैं पूरा ढांचा बदलने के लिए बहुत बड़ी चीज करनी पड़ेगी, वो बहुत बड़ी चीज या बहुत बड़ा संघर्ष, क्या वो इरोम वो शर्मिला उत्तर- उन नहीं, संघर्षों नहीं, को बिल्कुल आवाज नहीं दे रही थी? वो नहीं कर पाती हैं। वो सिर्फ अपने लेवल पे उसी ढांचे के अंदर बैठ के जो सबसे ज्यादा किया जा सकता था कर रही थी। लेकिन सवाल उनके ऊपर नहीं है या मणिपुर के लोगों के ऊपर नहीं है, सवाल हम लोगों के ऊपर है जो मणिपुर के बाहर हैं, कि हमारे देश का रिश्ता बाकी मणिपुर से क्या रहा है। तो अगर मैं आपको एक दो इसमें उदाहरण दूं, यहाँ पे दिल्ली में अगर कुछ छोटी मोटी चर्चाएं होती हैं कि किसी को बोलने से रोका गया, तो हम लोग ट्विटर फेसबुक पे एकदम चीख चिल्ला पड़ते हैं। मणिपुर में 7 या 9 लड़के, मैं भूलता हूँ, साल भर पहले मारे गए थे पुलिस द्वारा। उनको जमीन में दफनाया नहीं गया, परिवारों ने गुस्से में अभी तक उनको दफनाया नहीं है, रखा हुआ है बर्फ में। हम में से किसी को पता भी नहीं है, ये 1 साल से चल रहा है। अगर यही दिल्ली में होता तो हम कैसे रिएक्ट करते, इरोम को भूल जाते, उस पे ना जाते, पर हमें याद भी नहीं है। 4 महीने से इम्फाल शहर पूरी तरीके से बंद कर दिया गया, जहां पे सब्जी, आलू, प्याज, गैस, दवाई कुछ नहीं पहुंची। हम में से किसी ने कुछ बोला नहीं बोला, हम फिर भी हमारा भी एक तो बहुत आती प्यारा रही, रास्ता था कि हम जाएं। एक प्यारी सी महिला हमें दिखी, इरोम, असली इरोम को भी नहीं हम जानना चाहते थे। हम एक चाहते थे कि हमारे पास एक इरोम जैसा कोई हो, क्योंकि हम जाके बोल सके हाँ यूपी बहुत मायने रखता है, लेकिन हमने एक इरोम के बारे में भी पूछा था तो मणिपुर भी हमारे लिए मायने रखता है। तो ये हमारी छोटापन दिखाता है, ये मणिपुर के बारे में कुछ नहीं कहता। ये सिर्फ ये दिखाता है कि जो यहाँ की बुद्धिजीव हैं, हम जैसे पत्रकार हैं, हम लोग कितने छोटे हैं और हम में कितनी क्षमता कम है समझने की कि
मणिपुर जैसे जगहों का रिश्ता मतलब बाकी आप ये भारत कह से रहे क्या हैं कि है? अगर इरोम शर्मिला की हार हुई है तो इसमें हमारी यहाँ हार की है। भी हमारी हम सब की कुछ भूमिका है। क्यों हम सब ने उसको क्योंकि नेग्लेक्ट कर मणिपुर रखा, को ये उस विश्वास मणिपुर के नहीं कि बारे में हमने दिल्ली क्यों कुछ नहीं बदलना बात चाहेगा। की। लेकिन एक और बड़ा सवाल है कि फिर भी ये जो सामाजिक आंदोलन, हम सिर्फ मणिपुर के बारे में नहीं बात कर रहे हैं, हम ओवरऑल सामाजिक आंदोलनों से निकले नेताओं के बारे में बात कर रहे हैं जिन्होंने चुनावी राजनीति में कदम रखा मगर वो सफल नहीं हो सके। उनको क्या करना चाहिए? क्या चुनावी राजनीति में आना चाहिए और जोर से, या उससे दूर हो जाना चाहिए और सामाजिक एजेंट के रूप में काम करना चाहिए? जैसा कि आपने कहा कि वो नेताओं को रास्ता दिखाते रहना चाहिए। इस पर बातचीत करेंगे, एक ब्रेक के लिए रुकते हैं, ब्रेक के बाद लौटेंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। मेधा जी, मैं आपके पास दोबारा आना चाहती हूँ। हमने सामाजिक आंदोलनों से निकले जो जन नेता रहे, वो जब चुनावी राजनीति में आए तो उनका हश्र किस किस तरीके से देखने को मिला, उस पर बातचीत कर रहे हैं। सिर्फ हम मणिपुर या इरोम शर्मिला के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, हम आपके बारे में भी बात कर रहे हैं, हम केजरीवाल के बारे में भी बात कर रहे हैं और तमाम और नेताओं के बारे में जिन लोगों ने चुनाव में उतरने की कोशिश की, समाज को बदलने के लिए राजनीति में उतरने का एक प्रयास किया लेकिन वो असफल रहे। जैसे जैसे जब जब इस तरह की घटनाएं होती हैं, जब जब असफलता देखने को मिलती है, क्या लगता है आपको कि उनके जैसे या भविष्य में आने वाले तमाम सामाजिक आंदोलनों के कार्यकर्ताओं का मनोबल कहीं टूटता है कि चुनावी राजनीति में नहीं उतरना चाहिए? मुझे लगता है कि आज की जो राजनीतिक स्थिति है, जो मूल्यहीनता की है और जो बाजारवाद की है, जिसमें कॉरपोरेट्स का चंदा ही नहीं, कॉरपोरेट्स का पूरा प्रचार प्रसार में एक प्रकार से भूमिका निभाना बहुत अहम बात है, और जाति और मजहब के नाम पर राजनीति में पोलराइजेशन लाकर जीतना, ये भी एक अभिमान की बात बताई जा रही है। उसमें जो इन मुद्दों पर समझौता करने के लिए तैयार नहीं है, वो आंदोलनकारी न उतरते तो समझ सकते हैं। लेकिन ऐसे कोई एकदम ब्लैक एंड वाइट करने की ज़रूरत नहीं है, पर निश्चित के 5 साल की तैयारी नहीं हो या आगे 10 साल चलने की तैयारी नहीं हो या कुछ हद तक एक प्रकार के समझौते करने की तैयारी नहीं हो तो आप हार जाएंगे ये समझकर। कई लोग तो केवल प्रचार प्रसार अपने मुद्दों का हो, लोगों तक पहुंच जाए, अपने को कुछ अवकाश मिले प्रसार माध्यमों में, इसलिए उतरते हैं। हम लोग अगर परिवर्तन के लिए कुछ कार्य करना चाहते हैं तो जैसे कि बाकी वक्ताओं ने कहा कि आप पैसा कानून देखिए, फॉरेस्ट राइट्स एक्ट देखिए, रोजगार गारंटी देखिए, भू अधिग्रहण कानून बदलने की बात देखिए, जन आंदोलनों से, संघर्षों से उसकी राजनीति, जो सत्ता और जनता के बीच का संबंध ठीक करने की प्रक्रिया इस अर्थ से राजनीतिक होती है, उससे आए हैं। और अगर पूरा वैकल्पिक व्यवस्था के लिए हमको लड़ना है तो वो आज अहम एजेंडा होना चाहिए। ईवीएम मशीन को भी देखना चाहिए, जांचना चाहिए। हर एक जो वोट डालेगा उसकी स्लिप उसके हाथ में केवल 1 मिनट के लिए देनी चाहिए, पर साथ साथ खर्चे पर निर्बंध, चुनाव आयोग से खर्चा, प्रचार प्रसार के माध्यम, कॉमन प्लेटफॉर्म्स को लेकर आधी महिला आधे पुरुष ऐसे ही जनप्रतिनिधि, इस प्रकार के बहुत सारे बदलाव लाने की जरूरत है। एक तो मेधा जी कह रही हैं कि नैतिक मूल्यों के साथ समझौता करना पड़ता है अगर राजनीति में उतरते हैं, तो सामाजिक आंदोलन ही कौन से बुरे हैं? सामाजिक आंदोलनों के जरिए आप जनता को जागरूक करते हैं और एक तरह से राजनीतिज्ञों को रास्ता दिखाते हैं कि आपको इस रास्ते पे आगे बढ़ना है। मगर अगर राजनीतिज्ञ और सत्ता के लोग उसमें आगे ना बढ़ रहे हों तो फिर क्या करेंगे आप लोग? इसलिए मैंने सिर्फ रास्ता दिखाने की बात नहीं की, दबाव बनाने की बात की। ठीक है, ये कोई एडवाइस नहीं है, ये प्रेशर है, उसको समझना है। लेकिन इसका नोशन क्या है? सामाजिक काम करते करते जो पॉपुलैरिटी आप हासिल करते हैं, उस पॉपुलैरिटी को आप मानते हैं कि इलेक्शन पॉलिटिक्स में, इलेक्टरल पॉलिटिक्स में डालना चाहिए। ये कोई ज़रूरी नहीं कि आपका जो पीपल्स बेस है उसको हमेशा इलेक्टरल पॉलिटिक्स में ले जाने की जरूरत इसलिए नहीं है। अगर सत्ता आपके सामाजिक आंदोलनों की बात को अनसुनी कर दे मान लिया, तो फिर आप क्या करेंगे? लोग मानते हैं कि आंदोलनों के आगे एक रास्ता ये जरूर है कि सत्ता की राजनीति में आया जाए और संसद या विधानसभाओं में बैठकर उसके हिसाब से कानून बनाया जाए जिसके लिए हम संघर्ष करते हैं। तो इसमें बुराई क्या है? पिछले दिनों में आप इतिहास देखेंगे, चूंकि कुछ सामाजिक क्षेत्र में काम करने वाले लोगों ने इलेक्ट्रल पॉलिटिक्स में उतर जाने से बाकी कितने सामाजिक काम करने वाले लोग किस हालत में आज आप जानते हैं उसको, क्योंकि पॉलिटिकल पावर में मात्र विश्वास करने वाले लोगों ने इसको दुश्मनी मान ली
कि ये सब लोग हो सकता है आज नहीं तो कल अपने पॉपुलैरिटी को फिर इलेक्ट्रल पॉलिटिक्स में लाएंगे तो हमारे लिए मुसीबत हो जाएगा। इसलिए सामाजिक आंदोलनों को समाप्त करने का एक बड़ा कोशिश इस देश में चला है और चल रहा है। ये सामाजिक आंदोलन में लगे हुए लोगों को समझना है कि हमारे एक दो लोगों के उत्साह के कारण, इलेक्ट्रल पॉलिटिक्स में जाने के उत्साह के कारण हजारों लोग जो त्याग तपस्या में लगे हैं उनको नुकसान न पहुंचे, एक ही बात। दूसरा, परिवर्तन हमेशा ऊपर से है, ये नोशन से बाहर आने का समय आ गया है। परिवर्तन नीचे से और ऊपर से एक साथ आना है। नीचे अगर जनता को संगठित नहीं करेंगे, जनता के अंदर डेमोक्रेटाइजेशन का प्रोसेस नहीं चलाएंगे, क्योंकि महात्मा गांधी को सालों लग गए लेकिन इलेक्ट्रल पॉलिटिक्स में नहीं गए। विनोबा को 14 साल पदयात्रा करना पड़ा, इलेक्ट्रल पॉलिटिक्स में नहीं गए, क्योंकि उनको मालूम है कि जब तक जनता को जागृत नहीं करेंगे डेमोक्रेसी टिकेगा नहीं। इसलिए ये प्रोसेस दोनों तरफ से होना है। इसलिए जो रास्ता हमने चुना है वो बहुत लेकिन महत्वपूर्ण आप ये रास्ता कह है। रहे हैं कि ये महत्वपूर्ण रास्ता और इस रास्ते को नहीं छोड़ा जाना चाहिए, लेकिन मेधा जी ये कह रही हैं कि नहीं, चुनावी राजनीति से दूर भी नहीं रहा जा सकता है या चुनावी राजनीति में जाने से कोई हर्ज नहीं है। लेकिन जनता क्या सोचती है और जनता क्या इन सामाजिक आंदोलनकारियों से प्रभावित नहीं होती है जब वो चुनावी मैदान में उतरते हैं, या और रीजंस होते हैं जिसकी वजह से राजनीतिक दलों के लोग ज़्यादा सफल हो जाते हैं? जैसा आपने कहा खर्चा और पर्चा और जो सब थी उसमें उलझ के रह जाती है जनता। क्या सोचती है? मैं आप लोगों से सवाल लेना चाहती हूँ। प्रश्न ये है कि आज इस पोस्ट ट्रुथ के एरा में जब सत्य झूठ और फरेब के द्वारा बनाए जाते हैं, देश में डिमोनेटाइजेशन लाया जाता है जिसका जनता पे प्रतिकूल प्रभाव न पड़ के अनुकूल प्रभाव पड़ता है। आपसा कानून को समाप्त करने के लिए इरोम शर्मिला जी आती हैं और सामाजिक सरोकारों की बात करने वाली मेधा पाटकर जी आती हैं, जिनका विजय नहीं होता है, जिनकी चुनाव में हार होती है। तो कहीं ना कहीं इसके पीछे जो पोस्ट ट्रुथ आज के समय में चल रहा है, जनता अपने चेतना को नहीं समझ पा रही है कि उसे कहाँ जाना है। तो इसके पीछे क्या मूल कारण है, मैं यह जानना चाहता हूँ। आप जवाब देना चाहेंगे? नहीं, मैं समझता हूँ उन्होंने बहुत अच्छी तरह से बात उठाई है। मुझे लगता है कि शायद हमें थोड़ा सा व्यापक मतलब इतिहास को अपना फलक व्यापक करना पड़ेगा। जी, अंबेडकर और गांधी जी की बात हुई, दोनों एक ने चुना कि मैं चुनावी राजनीति में आऊँगा ही नहीं, और एक उसमें आए भी तो सफल नहीं हुए। लेकिन जो उनका प्रभाव हम सब के सोच में, हम सब के जो सामाजिक जो व्यवस्था है वो इससे बहुत बढ़ के है। तो मुझे लगता है कि सफलता और असफलता इरोम शर्मिला का या मेधा पाटकर का या अंबेडकर का चुनावी सफलता से हम उसको जोड़ने नहीं, ये एक सवाल है। पर दूसरा, मुझे फिर भी लगता है कि राजनीति का कोई तरीका हिंदुस्तान में हमें ढूंढना चाहिए। अमेरिका जैसे जगह में जहाँ कॉर्पोरेट राजनीति और खर्चा का इतना ज़्यादा है, बर्नी सैंडर्स एक व्यक्ति खड़े हुए, उन्होंने उन बातों को कही, मोहब्बत की बात की, सामाजिक समानता की बात की, समाजवाद की बात की, जो मुसलमान और माइनॉरिटीज़ के खिलाफ जो माहौल बन रहा है उसके सामने उन्होंने बात उठाई, और बहुत सारे नौजवान उनके पीछे खड़े हुए। ब्राज़ील में हमने देखा है कि जन आंदोलनों का असर अंत में वो राजनीति में सफल हुए हैं। मुझे लगता है कि हिंदुस्तान में, मैं भी उसका हिस्सा हूँ, हम लोग सफल नहीं हो पाए हैं। हमें आत्माध्ययन करना चाहिए। लेकिन क्या सिर्फ चुनावी राजनीति में सफलता ही इसका उद्देश्य होता है, या फिर ओवरऑल सामाजिक परिवर्तन या समाज में बड़े बदलाव लाने के लिए आप लोग का ये संघर्ष है? तो वो लंबे समय तक जो समाज में परिवर्तन रहते हैं उसकी वो आपकी सफलता का पैमाना होना चाहिए। मुझे उदाहरण के तौर पे मुझे लगता है कि एक इतना, मतलब अमेरिका से देख के हम फ्रांस देख रहे हैं, यूके देख रहे हैं, हिंदुस्तान देख रहे हैं, एक नफरत की राजनीति तो का बहुत प्रभावी तौर पे चल रहा है, और माइनॉरिटीज़ अपने आप को एक बहुत ही डर और खौफ के माहौल में पा रहे हैं। मुझे लगता है कि उसके खिलाफ कोई भी राजनीतिक दल क्रेडिबली लड़ाई नहीं लड़ सकती है, नहीं लड़ पा रही है। और हम लोगों को ऐसे वक्त में और भी ज़्यादा, मतलब निराश होने की जगह और ज़्यादा ज़ोर से मोहब्बत की बात, समानता की बात, बंधुता की बात उठानी चाहिए। और शायद ये चुनावी राजनीति के बाहर ही हम इस आवाज़ को बहुत प्रभावी तौर पे
उठा सकें। लेकिन उनका सवाल एक ये भी था कि क्यों नहीं आम जनता के अंदर वो चेतना आ रही है जो सत्य और असत्य का भेद कर सके। दो बातें मुझे लगती हैं। एक तो बिल्कुल सही आपने कहा, जिसे मैं कह रहा हूँ पॉलिटिक्स ऑफ इमेजिनेशन एक नई चीज़ आई है कि मीडिया के थ्रू या जैसे भी हो कुछ आपके मुद्दों को उठाकर कुछ ऐसी बातों को कह के पोस्ट ट्रूथ जो बोल रहे जो हाँ वो इमेजिनेशन को कंट्रोल करने का एक पूरा मैकेनिज्म अभी चल रहा है, पूरी दुनिया में चल रहा है और आप लगातार उसमें फंस जाते हैं और फिर जब आप वोट कर देते हैं उसके बाद आपको लगता है कि अरे मैंने तो गलत वोट कर दिया। आपने ब्रेग्जिट में देखा, आपने ट्रंप के बाद देखा, एक तरफ लोग जीत रहे हैं और फिर उसके बाद आंदोलन भी खड़ा हो जा रहा है। इसका मतलब है कहीं डिसीजन लेने के प्रोसेस में कोई परेशानी हमें हो रही है, जहाँ की बहुत कन्फ्यूजन, जिसको कैकोफोनी ऑफ साउंड कहते हैं, वो क्रिएट कर दिया जाता है। दूसरी बात मुझे लगती है कि जन आंदोलन बहुत महत्वपूर्ण है, मैं एग्री करता हूँ इस बात से, लेकिन बिना राजनीति के कोई मौलिक परिवर्तन इस देश में संभव नहीं है। और जन आंदोलनों को इससे भागने के बदले ये रास्ता खोजना होगा कि किस तरह की राजनीति वो करें। सही है। या तो वो ये करें कि आप राजनीतिक लोगों को तैयार करें, यदि आप समझते हैं उनको सपोर्ट करें, या फिर सीधा राजनीति में आए। लेकिन मैं इस बात से सहमत हूँ कि जो पूंजी आपने जन आंदोलन करके जमा किया है उससे यदि आप एनकैश करना चाहते हैं पॉलिटिक्स में तो वो ना करें, वो एक परेशानी है। और उसके चलते डीलेजिटिमाइजेशन जो हुआ है, जो आपने कहा, वो बिल्कुल सही है। उस पूंजी को इरोम शर्मिला ने उपयोग में लाना चाहा, वो पॉसिबल नहीं हो पाता। जनता इस बात को समझती है। आपको जन आंदोलन से राजनीति में जाने के लिए नए सिरे से काम करना पड़ेगा। और जन आंदोलन तो कॉमन गुड की राजनीति है कि आप कॉमन गुड की बात करते हैं, गुड्डी चीज़ें हैं, कौन इससे विरोध करेगा? जो काम पीवी कर रहे हैं या जो आप कर रहे हैं, कौन विरोध करेगा? जब उससे निकल के आप इंटरेस्ट की राजनीति कर, राजनीति इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट आर्टिकुलेशन है, जब वहाँ आप करेंगे तब आपको विरोध का मामला सामने आएगा। तब आपके जन आंदोलनों में आपके लीडरशिप पे कोई सवाल नहीं उठाते हैं। लेकिन आप राजनीति में आके देखें, वही आदमी जो बहुत क्लोज आपके था वही आपके लीडरशिप पे सवाल उठाएगा। जन आंदोलन इन चीज़ों को लेने में सक्षम अभी तक नहीं है। तो राजनीति एक ज़्यादा चैलेंजिंग चीज़ है और मुझे लगता है सबसे फंडामेंटल चीज़ है। देयर इज अ प्राइमेसी ऑफ पॉलिटिक्स। आप सालों साल 10 साल 20 साल आपने जो सबसे इम्पोर्टेंट बात कही है, जिसका जो उनकी बात के अगेंस्ट है कि सामाजिक बदलाव तब तक नहीं आ सकते हैं जब तक कि आप राजनीति में न उतरे। और आप कह रहे हैं कि सामाजिक आंदोलनों को अपनी अलग धारा, अपनी अलग दिशा रखनी चाहिए और दबाव बनाकर काम करना चाहिए। इसके बीच का क्या रास्ता है? मतलब अगर आपके दबाव सत्ता के लोग ना मानते हों या आपकी दबाव को या आपकी आवाज़ को कुचलने का प्रयास किया जाए, कुचल दिया जाए, तब तो आपका सारा आंदोलन ख़त्म हो गया। अभी क्या नोशन है कि हम सामाजिक आंदोलनों में लगे हुए लोग, हम ये मानते हैं हमने बहुत कुछ कर डाला। सही में जैसे पॉलिटिक्स कस्बा बेस्ड है, आप कस्बे में किसको पकड़ लेते हैं और सारे गांव वालों को वोट डलवाते हैं, वैसे सामाजिक क्षेत्र में काम करने वाले लोग भी कस्बा से बहुत आगे गए नहीं। इस देश के 6-6.5 लाख गाँव में जब तक जनता के बीच में हम नहीं पहुंचेंगे और उनको जागृत नहीं करेंगे तो ये सब सवाल जो उठा रहे हैं, हम अभी ये एस्यूम कर रहे हैं कि जागृत जनता है और वो गलतियां कर रहे हैं। वास्तव में जनता को जागृत करने का काम आज़ादी के बाद हुआ ही नहीं है। जी, मैं अगला सवाल ले लेती हूँ जनता से। मेरा सीधा सा सवाल है कि कुछ अपवादों को छोड़ दे तो लगातार हम देखते हैं कि सामाजिक कार्यकर्ता राजनीति में असफल होते हैं। तो क्या इसका एक कारण हमारे मतदाताओं की अपरिपक्वता है, उनकी मतलब इमेच्योर नहीं है, ये है? और अगर ऐसा है तो क्या हम ये मानेंगे कि इतने वर्षों बाद भी भारत में लोकतांत्रिक व्यवस्था तो है पर लोकतांत्रिक मूल्य नहीं? जी, वो तो सवाल का जवाब मिल गया। अगला सवाल वो सवाल का जवाब पहले ही हो चुका है। नितिन सर से है। सर, जैसा कि आपने कहा कि लोग समझ गए हैं, मणिपुर के लोग समझ गए हैं कि केंद्र में कोई भी सरकार आए वो हमें ऐसे ही चलाना चाहती है। तो क्या हम यह मान लें कि वहाँ के लोग असंतुष्ट होकर हार थक कर परिस्थितियों को उन्होंने स्वीकार कर लिया है कि कोई भी आ जाए परिस्थितियाँ यही रहेगी, इससे अच्छा है कि जो राजनीतिक पार्टियाँ आ रही है जो हमारे पर्सनल फ़ायदों को पूरा करेगी, हम उन्हें ही चुन लें? तो क्या वहाँ के लोगों का विश्वास लोकतंत्र में खो गया है, लोकतांत्रिक व्यवस्था में खो गया है? अजीब लगता है कि मैं उनके बिहाफ पे बोल रहा हूँ, पर फिर भी कोशिश करता हूँ। हाँ, एक हद तक खो गया है। मतलब कोई इसमें कोई बहुत सोच की बात नहीं है। जहाँ पे 50 साल 60 साल से आपने एक मिलिटराइज्ड एरिया बना रखा है कि किसी भी आदमी को आप सिर्फ शक पे गोली मार सकते हैं, अगर वो वहाँ का रूल है, और वो एक छोटा सा सिम्टम है जहाँ पे आपने लोकतंत्र है नहीं मणिपुर में, जहाँ है नहीं तो लोग जानते हैं कि इतना है। अब इसके अंदर हमें तो जीना, ये थोड़ी ना कि आप दुखी होकर मर जाएंगे कि बैठ जाएंगे कि आप कुछ नहीं होने वाला।
मैं अपनी ज़िंदगी चलाना चाहता हूँ, मैं अपने बच्चे को पढ़ाना चाहता हूँ, तो उसके बीच में से जितना मैं निकाल सकता हूँ उस असलियत से मैं निकालूंगा। उसमें कोई ऐसा नहीं है कि वो सिनिकल हैं ज़्यादा या कम है, वो अक्लमंद हैं, उनको ज़्यादा समझ है, जो हम शायद मानने को नहीं राजी, बाकी भारत मानने को राजी नहीं होता कि हमने उनको किस हाल में छोड़ रखा है। इसलिए हमें बड़ी चिंता होती है कि अरे यार मणिपुर के लोग ऐसा क्यों नहीं कर रहे। उनको समझ है, 50 साल से 4 पीढ़ियों से उन्होंने देख लिया कि कुछ नहीं बदलता, केंद्र में जो भी सरकार होती है यही करती है, और पूरा इंस्टीट्यूशन तो बना हुआ है उन्होंने कि मणिपुर को समझौते ऐसे कर लिए, रखेंगे। उन्होंने समझौता कर लिया, उन्होंने मान लिया, इसके अंदर से निकालिए जो निकले। जब मौका मिलेगा, जब उनको लगेगा कि हाँ एक ऐसा बन रहा है कि शायद 40 लोग, शायद रोम में भी 40-50 लोगों के साथ आए और बोले मैं इलेक्शन पूरा जीत सकती हूँ, कल पलट जाएंगे। मतलब इरोम को एक बार नए सिरे से इरोम आत्मविश्वास क्या? कोई और जुटाने भी की हो सकता जरूरत है। है, या उनके जैसे किसी भी आंदोलनकारी को। जी सर, मेरा आपसे सीधा सवाल है कि सत्ता का और वृहदीकरण करने में दिक्कत क्या है? क्योंकि अगर हम अंतिम व्यक्ति तक उस सत्ता के जो उसके जो लाभ हैं उसको पहुंचा सकते हैं, अगर सामाजिक कार्यकर्ता सत्ता में इंक्लूड हो तो, और वो जागरूकता की बात जो आपने की वो भी उससे बढ़ेगी, तो सर इसमें परेशानी क्या है? और सर एक और सवाल है कि जो नेता हैं, यहाँ पे बात हो रही है कि सामाजिक स्वीकृति की जो सामाजिक कार्यकर्ताओं को नहीं मिल पाती है नेता के तौर पे, तो क्या सिर्फ प्रोपेगेंडा की ही राजनीति समाज को स्वीकार है? मेधा जी, अगर आप इसका जवाब देना चाहेंगी। नहीं, मुझे लगता है कि राजनीतिकरण जिसको बोलते हैं या जागृति लाने की प्रक्रिया जिसको बोलते हैं, वो चुनाव से कितनी होती है इस पर ही मेरा सवाल है। उल्टा भ्रमीकरण की प्रक्रिया होती है। आज तो निश्चित रूप से आज वो प्रशांत किशोर जी जो काम करते हैं उस प्रकार से इंटरवेंशंस ज़्यादा प्रभावी होते हैं। प्रदीर्घ रूप से समाज में बदलाव लाने के लिए किए हुए हस्तक्षेप के कार्य, इसको चुनाव की राजनीति में कम महत्व दिया जाता है, क्योंकि ये थोड़े दिनों में, थोड़े महीनों में जीत लेने की बात तमाम राजनीतिक दल अपनी अपनी पद्धति से करते हैं, जिसमें वो बहुत ही ऐसे आश्वासनों का, फ्रीबीज बांटने का, आखिरी 2 रातों में कैसे पैसा बांटा है हमने देखा। और राजनीति भी जातीय संगठनों के आधार पर वोट बैंक्स की गिनती करने का, जैसे मायावती ने कभी दलित ब्राह्मण को अपनाया, कभी दलित मुस्लिम वोट को अपनाया, और परिवारों के भी परिवारवाद का बहुत सारे प्रभाव गिरते हैं इन फैक्टर्स के। तो इसको पूरे पढ़ने में सामाजिक कार्यकर्ता असमर्थ रहते हैं। कई हमारी अकुशलता है इन मुद्दों से भिड़ने में, क्योंकि हम इसमें माहिर नहीं है और हम चाहते भी नहीं हैं। तो जरूरी है कि जागृतिकरण और राजनीतिकरण हम करें। मेधा जी, लेकिन कई बार कई जानकार ये सवाल उठाते हैं कि अगर आप चुनावी राजनीति में आ रहे हैं तो कई बार जो आपका जो सीमित मुद्दे को लेकर अगर आप आंदोलन चला रहे हैं, उस मुद्दे को अगर आप बड़ा कर लें और जनता की तमाम जरूरतों से जोड़ लें तो शायद आप राजनीति में सफल हो सकते हैं। सब चलता रहेगा जब तक कि राजगोपाल जी जो कह रहे थे कि नीचे से एक प्रक्रिया होनी चाहिए, वो प्रक्रिया और उसके आधार पर गवर्नेंस का जिम्मा किसको देंगे ये भी तय करने के बाद, जैसे ग्राम सभा का अवकाश, ग्राम सभा का नियंत्रण निर्णय प्रक्रिया पर जी, ये अगर बढ़ेगा, नगर पालिकाओं में नीचे के वार्ड से नहीं मुहल्ले की राजनीति चलेगी, तो हमारी पूरी व्यवस्था बदलेगी। फिर हर कोई विधानसभा और संसद के लिए करोड़ों रुपए खर्च करना, या इवन पंचायत के लिए आजकल 1-2 करोड़ खर्च होते हैं, वो बंद हो जाएगा। वो जागरूकता लाने की जरूरत है, वो एक लंबा प्रोसेस होगा। आप ही लोगों को जागरूकता लाने की जरूरत है। मैं अगले सवाल की तरफ बढ़ती हूँ। ये बहुत इंटरेस्टिंग सवाल था। हाँ, कि देखिए, क्रूड डेमोक्रेसी से एनलाइटेंड डेमोक्रेसी की ओर की यात्रा, हाँ, ये जरूरी है। अभी हम जो चर्चा कर रहे हैं क्रूड डेमोक्रेसी की है, जिस प्रकार वो चल रहा है। डायरेक्ट डेमोक्रेसी की भी तो कई कंट्रियां हैं जहां लोग सबसे पूछ के निर्णय लेते हैं। इसलिए ये बहुत सही बात कहा, जब तक विकेंद्रीकरण नहीं होगा सत्ता का, ये दिल्ली में आकर सब समस्याओं का हल, भोपाल में आकर समस्याओं का हल बॉम्बे में नहीं होगा। विकेंद्रीकरण की जरूरत है, बिल्कुल सही कह रहे हैं। लेकिन तमाम विकेंद्रीकरण की बात सरकारें तो करती रहती हैं। पंचायतों में रिजर्वेशन से लेकर महिलाओं को अधिकार देने की बहुत सारी बातें तो हुई हैं। इसलिए वो सत्ता के लोग ये मानते हैं कि हमने तो विकेंद्रीकरण कर दिया। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि एनलाइटेंड समाज की जरूरत है। हाँ। ये एनलाइटेंड डेमोक्रेसी की बात एक है, एनलाइटेंड समाज हो, ग्राम सभा कैसे चलाना है, ग्राम सभा का अधिकार क्या है, क्या क्या कानून हमारे हित में बना है, उसको हम कैसे उपयोग कर सकते हैं, वो नहीं रहा है। क्योंकि हमने समाज के साथ कम किया है,
और दिल्ली में कौन बैठेगा उस पर ज़्यादा विचार किया है। मुझे लगता है समाज की ओर जाने की जरूरत है। थोड़ा असहमत हूँ। मैं मानता हूँ कि विकेंद्रीकरण अपने आप में हल नहीं है। जैसे डॉक्टर अंबेडकर ने कहा कि बहुत असमानता के बीच में आप विकेंद्रीकरण की बात कर रहे हैं, तो किसकी आवाज़? तो वो जानते नहीं हैं या उनके पास में वो शक्ति नहीं है कि वो प्रभाव डाल पा रहे हैं। वो उसमें फ़र्क है नैतिक तौर पे। जी सर, मेरा ठाकुर सर से एक क्वेश्चन है। जैसे अरविंद केजरीवाल जी पे बात उठी, अरविंद केजरीवाल पे एक आंदोलन के ही रिजल्ट थे सर। उनका जो आंदोलन के बाद वो डायरेक्ट उन्होंने चुनाव पे नहीं उतरे, वो 2 साल तक वो लड़े रहे। और हम देखते हैं कभी कभी कि कहीं बिजली बना रहे हैं, कहीं खंबे पे खड़े होकर कहीं पर कहीं कुछ कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात ये कि अब उनका मुद्दा केवल भ्रष्टाचार नहीं था जिस पे वो आंदोलन ने फोकस किया, वो डाइवर्सिटी ऑफ इशूज़ लेकर के आए थे, जिस जनता अपने आप को कनेक्ट कर पा रही थी। क्या आपको लगता है कि इरोम भी यहीं पर गच्चा खा गई कि उन्होंने 2 साल का समय नहीं लिया, तो 2 साल पहले अनशन छोड़ती या 2 साल बाद लोकसभा की तैयारी करती, या फिर उनके पास ये जो केवल अफस्पा लेकर वो चली, वो डाइवर्सिटी ऑफ इशूज़, डाइवर्सिटी ऑफ इंटरेस्ट को लेकर नहीं चली, जिससे जनता कनेक्ट नहीं हो पाई? बिल्कुल आपने सही कहा। मुझे लगता है कि कहीं हम ऐसी जगह तो नहीं फंस रहे हैं कि जनता मूर्ख है और हम लोग एनलाइटेंड हैं और एनलाइटेंड डेमोक्रेसी नहीं है। आई डोंट थिंक दिस इज करेक्ट। मुझे लगता है कि जनता अपनी रैशनैलिटी से एक डिसीजन लेती है जो उसके फेवर में उस वक्त उसको लगता है, और जो उनके रोज़मर्रे की समस्याएं हैं वो उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। वो किसी लीडर को इसलिए नहीं चुनता है कि वो बहुत महान व्यक्ति है, बल्कि इसलिए चुनता है कि वो उसकी समस्याओं का समाधान कर सकता है या नहीं कर सकता है। समस्या एक हो सकती है, इसको लेके आप आंदोलन कर रहे हैं, करप्शन, वो समस्या नहीं भी हो सकती है। हज़ारों और समस्याएं हो सकती हैं। दिल्ली में आपने सही कहा कि केजरीवाल जी को आप देखें कैसे उनका डिस्कोर्स बदलता चला गया, कैसे उन्होंने बिजली, पानी, इन तमाम सवालों को उठाया और जगह जगह जाके वही सवाल उठा रहे हैं। आप बीजेपी को भी देखें किस तरीके से वो इंटेलिजेंटली सवालों को बदल रहा है, और आज वो क्लेम कर रहा है कि गरीब हमारे साथ आ गए हैं। तो इस बात को समझना होगा कि ये सिर्फ इमेज का हमारा जो पॉलिटिक्स है उससे नहीं चलेगा, बल्कि इंटरेस्ट का पॉलिटिक्स है, उसको हमें समझना पड़ेगा। और वो इंटरेस्ट में कोई कमी नहीं है, कोई गड़बड़ी नहीं है। जनता यदि अपने इंटरेस्ट के लिए किसी को चुनती है तो राजनीति का नाम ही यही है। राजनीति इसलिए है कि आप अपनी समस्याओं का लेकिन क्या आपको लगता है, आप इस बात से 100% सहमत है कि आजकल इमेज की पॉलिटिक्स नहीं हो रही है? नहीं, इमेज उसमें सिर्फ चर्चा में लाने के लिए काफ़ी है। अच्छा, चर्चा में बिना इमेज के आप नहीं आएंगे, बट उसके आगे आपको अपनी जगह बनानी होगी, उसके इंटरेस्ट की पॉलिटिक्स करनी होगी। आखिरी सवाल जी। मेरा प्रश्न जनरल है काफ़ी, कि एक तरफ सामाजिक परिपक्वता आती है और दूसरी तरफ आता है पॉलिटिकल पेनिट्रेशन। तो क्या है कि पॉलिटिकल पेनिट्रेशन हमेशा सामाजिक परिपक्वता से आगे ही नज़र आता है? जन आंदोलनों को हम धराशायी होता हुआ देखते हैं पॉलिटिकल पेनिट्रेशन में। वो क्या है कि सरकार विविध विषयों को अधूरा उठाने के बावजूद बेहतर तरीके से परफॉर्म करती है जनादेश में। जी मेधा जी, मैं चाहती हूँ आप इस सवाल का जवाब दें कि जो राजनेता होते हैं वो चाहे मुद्दों को बहुत अधूरेपन से उठाते हैं, बावजूद इसके वो सफल हो जाते हैं, और जो लोग बहुत गहरे मुद्दों को समझते हैं वो असफल रह जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? एक यहाँ पर नौजवान का सवाल है, युवा लड़की का सवाल है। बिल्कुल नहीं, ये बहुत परिपक्व सवाल है क्योंकि इस प्रकार से वो गोलमाल से सवाल उठाते हैं, इसीलिए वो जीतते हैं। इसका भी भला और उसका भी भला, और जहाँ जिस मोहल्ले में वो जाएंगे वहाँ वो बात कहेंगे, और दूसरे मोहल्ले में जाएंगे वो बात कहेंगे। आज हिंदू मुस्लिम के बीच ही नहीं, अगर बिहारियों को ले ले तो बिहार की किस जाति का वर्ग किस मुंबई के गरीब बस्ती में है, यहाँ तक देखकर वो बात करते हैं, और जो सामाजिक कार्यकर्ता नहीं करते हैं। पर पॉलिटिकल पेनिट्रेशन यानी केवल चुनाव में उतरना नहीं, पॉलिटिकल इंटरफियरेंस या इन्फ्लुएंस डालना, हस्तक्षेप करना, ये बाहर रहकर भी हम सब लोग कर ही रहे हैं। यादर हम लोग बाहर हैं इसलिए अधिक अच्छी तरह से करते हैं। विकास का सवाल लीजिए, नर्मदा का सवाल लीजिए, इन सवालों को हम पार्टी में होते हुए नहीं उठा सकते थे। जी, और ये सवाल और इस तरह के आंदोलन जनता में और समाज में लंबे समय तक प्रभाव रखते हैं। तो क्या ये मैं आपसे आखिरी सवाल ये जानना चाहूंगी मेधा जी, कि ये जो आप लोग कर रहे हैं, जो आंदोलन या जो संघर्ष कर रहे हैं, ये सफलता का पैमाना इसे देखा जाना चाहिए या चुनाव में जीत हार को सफलता का पैमाना देखना चाहिए? आप लोग एक सामाजिक कार्यकर्ता होने के नाते क्या मानते हैं? बिल्कुल, हम लोग कहते हैं कि चुनाव नहीं, लेजिस्लेचर्स एक स्तंभ है
जनतंत्र का, पर अलग अलग स्तंभ जो है वो सभी स्तंभों में ये संवेदना आनी चाहिए। न्यायपालिका भी गरीबों के पक्ष में, विस्थापितों के पक्ष में आज पूर्ण रूप से नहीं देख रही है, धरातल की स्थिति उनको मालूम नहीं है। तो हर स्तंभ को एक प्रकार से जनता से जोड़ना, ये जन आंदोलनों की राजनीति का मकसद होना चाहिए, तभी पूर्ण रूप से जनतंत्र होगा। और लोग अगर पहला स्तंभ बनते हैं, पांचवा स्तंभ नहीं, तो ही हम लोगों को सही जनतांत्रिक चुनौती भी लेनी संभव होगी और मुद्दों के चुनाव या प्रतिनिधित्व के चुनाव भी हम लोग जीत पाएंगे, सही के, सत्य के, न्याय के, बराबरी के, समता के पक्ष में। जी राजगोपाल जी, बार बार मणिन्द्र ठाकुर का ये सवाल है कि आप जब तक इंटरेस्ट की राजनीति या इंटरेस्ट के मुद्दे नहीं उठाएंगे तब तक मामला नहीं बनेगा। इंटरेस्ट के पॉलिटिक्स क्या है? ये लैपटॉप, असल में मैंने ये सवाल इसलिए पूछा था क्योंकि जब राजनीति में सफलता को ही वो पैमाना माना जा रहा है, तब ये सवाल अहम हो जा रहा है कि आप क्यों नहीं सफल होते हैं, क्योंकि राजनीतिज्ञ या नेता जो होते हैं वो इंटरेस्ट की पॉलिटिक्स करते हैं और वो लोगों को ज़्यादा लोगों की भावनाओं को उभार पाते हैं या उनको अपने पक्ष में कर पाते हैं, जो सामाजिक कार्यकर्ता नहीं कर पाते हैं। मैं सहमत हूँ, लेकिन वो ही आज के पॉलिटिक्स की सीमा मानता हूँ मैं। देखिए, आप वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, निराश्रित पेंशन, ये सब इंटरेस्ट है, और लैपटॉप और साइकिल, लड़कियों को स्कूल के लिए बैग, इस प्रकार छोटे छोटे इंटरेस्ट के इर्द गिर्द लोगों को बांध के जो पॉलिटिक्स हैं, वो स्वावलंबी स्वाश्रयी समाज की रचना कभी नहीं करेगी। इसलिए लंबे दृष्टि से जो पॉलिटिक्स होगा उसी से देश का उद्धार है, नहीं तो ये शॉर्ट टर्म पॉलिटिक्स तो चलता रहेगा, उसमें कोई बहुत ज़्यादा निकाल नहीं पाएंगे आप। तो सामाजिक आंदोलनों में लगे हुए लोगों का काम है वो एक लंबी दृष्टि का विकास करें और वो दृष्टि के लिए बाध्य करें सत्ता में बैठे हुए बिना सत्ता में हस्तक्षेप किए और आए हुए भी। मुझे नहीं लगता है कि लैपटॉप और साइकिल और रिक्शा से कोई चुनाव जीतता है। मुझे लगता है कि जिन वर्गों लेकिन को जीत के फॉर्मूले के रूप में इसे अपनाता जरूर है, लोग कहते हैं वो मेरे ख्याल प्रचार तंत्र का एक हिस्सा है। असली बात यह है कि जिन लोगों का प्रतिनिधित्व आप करना चाहते हैं उनके इंटरेस्ट को आप कितना समझते हैं और उसको कितना आप आर्टिकुलेट कर पाते हैं। मेजॉरिटेरियन डेमोक्रेसी की एक खामी ज़रूर है कि आपने एक मेजॉरिटी के इंटरेस्ट को कैलकुलेट करके और फिर आप जीत जाते हैं और फिर उसी को आप सर्व करते हैं। ये एक परेशानी ज़रूर है, उससे बियॉन्ड आप नहीं जा पाते। आपसे उम्मीद की जाती है कि यदि आप 30% लोगों को भी प्रतिनिधित्व कर रहे हैं तो आप जब सरकार आपने बना ली तो सब 100% के लिए काम करेंगे। ये इसकी परेशानी ज़रूर है, लेकिन मुझे लगता है ये छोटी छोटी चीज़ों के बियॉन्ड जाके भी जो उनका डीप इंटरेस्ट है उसको लेकर आर्टिकुलेट करने की क्षमता राजनीतिज्ञों में होती है। इसको हमें मानना चाहिए। राजनीति में जीत लेना कोई खराब बात नहीं है। और मुझे लगता है कि सफलता और असफलता से बियॉन्ड जाके एक बात समझने की जरूरत है, जो जन आंदोलन से मेरा अनुरोध होगा कि परिवर्तन कैसे लाया जाए। सफल हो रहे हैं, असफल हो रहे हैं, ये महत्वपूर्ण नहीं है। सफल महत्वपूर्ण ये है कि अगर परिवर्तन आ रहा है, समाज में जागृति आ रही है, तो असल बात ये है या उसको अपने अधिकार मिल रहे हैं। उसके लिए आपको राजनीतिज्ञों के साथ मिलके काम करना हो, या तो अपने तरह की राजनीति बनानी होगी, नहीं तो राजनीतिज्ञों को जब तक आप अछूत समझ के उसे अलग रखेंगे तब तक किसी परिवर्तन की उम्मीद आप इस देश में नहीं कर सकते। देखिए, राजनीति कुछ हद तक सरकार से आपकी अपेक्षाएं, और मुझे लगता है कि पेंशन एक बहुत जायज़ अपेक्षा है, सामाजिक सुरक्षा जायज़ अपेक्षा है, अच्छे स्कूल चलें वो एक जायज़ अपेक्षा है, मेरा राशन की दुकान चले वो एक जायज़ अपेक्षा है। लेकिन मुझे लगता है कि राजनीति हम और आपके बीच, हमारे दिल और दिमाग में क्या भावनाएं हैं उसके बारे में भी है। और ये हम भूल जाते हैं कि लड़ाई दोनों चीज़ों की है, और उन दोनों लड़ाइयों में मतलब हमारे दिल में मोहब्बत है, समानता की भावना है, एक जिम्मेदारी की भावना है, हम खुद भ्रष्ट हैं या नहीं हैं, ये भी राजनीति का प्रश्न है। और मुझे लगता है कि सामाजिक आंदोलनों की असफलता है अगर ये इन दोनों मुद्दों को प्रभावित नहीं कर पाए। राजनीति की कमी नहीं, हमारी अपनी कमी भी है। और मुझे लगता है कि राजनीति की सफलता इसमें है कि जनता के हितों के हिसाब से वो लंबे समय तक प्रभावी बने, चाहे वो सामाजिक आंदोलनों से जुड़े हुए लोग हों या राजनीति से जुड़े हुए लोग हों। अगर वो जनता के जीवन में कोई बड़े बदलाव लाने में सफल होते हैं तो वही सच्ची राजनीति है। और उस हिसाब से चाहे वो सामाजिक आंदोलन में रहें या राजनीति, चुनावी राजनीति में उतरें, मगर जनता के हित को सर्वोपरि रखा जाए। बहुत बहुत शुक्रिया हमारी चर्चा में शामिल होने के लिए आप सबका। आपका भी थैंक यू।